हाय नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से मेरे YouTube चैनल में जिसका नाम है लनोवा एडुटेक। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट, आपका मेंटर डॉक्टर GM। हम MPPSC के लिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट की सीरीज चला रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने देखा कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट में इन्वेस्टमेंट डिसीजंस क्या होते हैं, जिसमें हमने कैपिटल बजटिंग और वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट को अच्छे से समझा। इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम आज डिस्कस करने वाले हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट के सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसीजन पे, जिसका नाम है फाइनेंशियल डिसीजन। आपके MPPSC के सिलेबस में ये डिसीजन है, जिसके अंदर आपको अलग अलग चैप्टर्स पढ़ने होते हैं। तो बिना देरी के हम स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेक्चर, फाइनेंशियल डिसीजंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो आपके स्क्रीन पे जैसे आपको दिख रहा है, हम करने वाले हैं फाइनेंशियल डिसीजंस पे बात। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि फाइनेंशियल डिसीजन में आपको पढ़ना क्या क्या है। तीन चैप्टर है जिसमें फाइनेंशियल डिसीजन में आपको पढ़ रहे हैं। एक है आपका कैपिटल स्ट्रक्चर, दूसरा चैप्टर है आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल, और तीसरा चैप्टर है आपका लेवरेज एनालिसिस। तो तीन चैप्टर आपको पढ़ने हैं। व्हाट इज कैपिटल स्ट्रक्चर, दूसरा व्हाट इज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, और तीसरा व्हाट इज लेवरेज एनालिसिस। अब कैपिटल स्ट्रक्चर में आपको पढ़ना क्या है? कैपिटल स्ट्रक्चर में आपको पढ़ना है सोर्सेस ऑफ फंड, कहां कहां से पैसा इकट्ठा हो सकता है, उसके क्या क्या कंपोनेंट्स हैं। सेकंड आपको पढ़ना है कि कौन कौन से फैक्टर्स है जो कैपिटल स्ट्रक्चर पे इंपैक्ट डालते हैं, और फिर कैपिटल स्ट्रक्चर का इंपॉर्टेंस। ऐसे ही आगे बढ़ के कॉस्ट ऑफ कैपिटल के कंपोनेंट्स क्या है, कितने टाइप के कॉस्ट होते हैं, ओवरऑल कॉस्ट क्या है, जो कि पिछले लेक्चर में भी वर्ड आ रहा था WACC, उसको समझेंगे, और इंपॉर्टेंस क्या है कॉस्ट ऑफ कैपिटल की फाइनेंस में। नेक्स्ट और लास्ट जो टॉपिक होगा वो होगा लेवरेज एनालिसिस, जिसमें हम समझेंगे टाइप ऑफ लेवरेजेस कितने हैं, लेवरेज को कैसे मेजर किया जाता है, और उसका इंपॉर्टेंस क्या है। तो कुल मिला के मोटा मोटा आपको तीन चैप्टर्स पढ़ने हैं, और तीन चैप्टर्स के अंदर उनके कंपोनेंट और कैलकुलेशंस को भी समझना है। तो चलते हैं पहले टॉपिक की ओर, जो कि है सोर्सेस ऑफ फाइनेंस। कहां से फंड आप रेज करोगे? तो आपकी कंपनी को जो फंड की रिक्वायरमेंट चल रही थी ना, पिछले लेक्चर में हमने समझा कि इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेने हैं। उन इन्वेस्टमेंट डिसीजंस को लेने के लिए फंड की रिक्वायरमेंट है। तो उन फंड को हम कहां से प्रोक्यू करेंगे, उसको समझते हैं। दो तरीके हैं फंड को सोर्स करने के, एक तरीका लॉन्ग टर्म सोर्स और दूसरा तरीका शॉर्ट टर्म सोर्स। लॉन्ग टर्म सोर्स मतलब आपने मार्केट से पैसा उठाया है, रीपेमेंट का क्लॉज जो है वो ऐसा कुछ है कि आप 5 साल या उसके बाद बियॉन्ड जाकर आप रीपेमेंट करोगे। तो ये कहलाएगी आपके लॉन्ग टर्म सोर्सेस। आपको ये सारी चीजें पता है, एक बार रिकॉल कर लेते हैं। जिसमें पहले नंबर पर आता है इक्विटी शेयर। भाई इक्विटी शेयर कंपनी के रियल ओनर्स है। ठीक है, रियल ओनर्स इसलिए है क्योंकि वो पूरा रिस्क उठा रहे हैं। उनको मिल रहा है बचा कुचा प्रॉफिट इन टर्म्स ऑफ डिविडेंड। हमने नाम दिया, उनको मिल रहा है रेसिडुअल क्लेम। मतलब जब कंपनी को अर्निंग्स होगी, उसमें से सबसे पहले इंटरेस्ट दिया जाता है, फिर टैक्स काटा जाता है, फिर प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर्स को डिविडेंड मिलता है। उसके बाद जो लास्ट में बचता है प्रॉफिट, वो बढ़ता है इक्विटी शेयर होल्डर्स को इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड। इसलिए यहां लिखा हुआ है रेसिडुअल क्लेम ऑफ प्रॉफिट। ये जो डिविडेंड इनको मिलता है, ये डिविडेंड फिक्स नहीं होता। कंपनी डिसाइड करती है उनके एनुअल जनरल मीटिंग में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के साथ कि कितना डिविडेंड देना है, किस पैटर्न में डिविडेंड देना है, और देना भी है या नहीं है। हो सकता है कि देना ही नहीं हो इस बार, अगले साल देना हो, तो फिर हम इस साल उनको डिविडेंड नहीं भी देंगे। क्योंकि ये कंपनी के रियल ओनर्स है, इसलिए इनके पास होती है कंपनी की वोटिंग राइट, यानी ये लोग कंपनी के डिसीजन ले सकते हैं। ठीक है, एक राइट इनके पास और होता है, वो प्रीमेटिव राइट होता है। प्रीमेटिव राइट का मतलब होता है कंपनी नए शेयर इशू अगर करती है, इक्विटी शेयर, सबसे पहले जो पुराने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं उनसे पूछा जाता है, क्या आप न्यू शेयर खरीदना चाहते हो? अगर वो न्यू शेयर खरीदना चाहते हैं तो कंपनी उनको थोड़े बहुत डिस्काउंट पे नए शेयर इशू कर देती है, लेस देन द पार वैल्यू।
ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। क्योंकि ये कंपनी का रिस्क ले रहे हैं, इसलिए इनको रिटर्न भी ज्यादा मिलता है। तो हाई रिस्क और हाई रिटर्न के चांसेस इनको होते हैं। तो इतना कुछ है इक्विटी शेयर के फीचर्स। फायदे की बात यह है कि यही कंपनी का परमानेंट कैपिटल सोर्स होता है, क्योंकि इनको रीपेमेंट होता नहीं है कैपिटल का, इसलिए इनका पैसा कंपनी में हमेशा ब्लॉक रहता है जब तक ये कंपनी के शेयर होल्डर बने रहते हैं। दूसरा, डिविडेंड कंपलसरी तो है नहीं मिलना, कभी मिलेगा कभी नहीं मिलेगा, कभी ज्यादा मिलेगा कभी कम मिलेगा। डीमेरिट एक और है, कॉस्टली है। इन शेयरों को इशू करने के लिए आपको फ्लोटिंग चार्जेस देना होता है। जब कंपनी शेयर इशू करती है तो सेबी से परमिशन लेना है, मर्चेंट बैंकर बीच में रखना है, शेयर इशू के एक्सपेंसेस होने वाले हैं जिसको हमने नाम दिया फ्लोटिंग चार्जेस। तो ये खर्चीला काम होता है कंपेयर टू अदर सोर्सेस। और लास्टली, जितने ज्यादा शेयर इशू किए जाएंगे उतने ज्यादा कंपनी के शेयर होल्डर्स यानी कंपनी के ओनर्स, जितने ज्यादा कंपनी के ओनर्स उतना उनका कंपनी में हिस्सा कम होता हो जाएगा, यानी डाइल्यूशन ऑफ कंट्रोल होना ही होना। डाइल्यूशन का मतलब जहां पावर किसी एक दो लोगों के हाथ में थी, अब यही पावर सारे ओनर्स के बीच में बढ़ जाएगी, तो ऑब्वियसली पावर का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो इतना कुछ जो है वो हमारे इक्विटी शेयर के बारे में आपको मैंने बताया है, आपको भी पता है, एक बार हमने रिकॉल कर लिया। अगले पॉइंट पे चलते हैं। आफ्टर इक्विटी शेयर होल्डर्स, दूसरा जो शेयर इशू का टाइप होता है वो है प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर्स। अब भाई प्रेफरेंशियल का मतलब क्या, इनको मिला है प्रेफरेंस, प्रेफरेंस ओवर इक्विटी शेयर होल्डर। तो इक्विटी शेयर होल्डर के ऊपर जाकर इनको प्रेफरेंस मिला है। मतलब क्या, मतलब ये कि भैया एक तो इनको डिविडेंड मिलेगा इक्विटी शेयर होल्डिंग के पहले, और दूसरा आफ्टर सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम इनको इनका कैपिटल का भी रीपेमेंट किया जाएगा। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ रहा है? एक मिनट के लिए हम यहां रुकते हैं, फिर वापस स्टार्ट लेंगे। हाँ जी। तो दो बेनिफिट इनको मिल रहा है, एक इनको डिविडेंड मिलेगा इक्विटी शेयर से पहले, और दूसरा जब भी इनको रीपेमेंट देना होगा तो हम इनको रीपेमेंट दे सकते हैं। ऐसा नहीं इक्विटी के समान कि इनको रीपेमेंट नहीं मिलेगा। इसके अलावा प्रेफरेंशियल शेयर्स के टाइप्स होते हैं, फटाफट से डिस्कस कर लेते हैं। एक प्रेफरेंशियल शेयर का टाइप होता है कम्युलेटिव और दूसरा होता है नॉन कम्युलेटिव। कम्युलेटिव का मतलब क्या, अगर किसी साल डिविडेंड कंपनी नहीं देना चाहती या डिविडेंड देने के लिए इनफ कैपिटल नहीं है तो कंपनी उस साल डिविडेंड नहीं देगी। पर जब नेक्स्ट ईयर आएगा तो नेक्स्ट ईयर, प्रीवियस ईयर और करंट ईयर जो भी होगा दोनों का डिविडेंड ऐड करके दिया जाएगा। इसको नाम दिया कम्युलेटिव डिविडेंड। ये क्लॉज आपके शेयर सर्टिफिकेट में डाला होना चाहिए तो ही ऐसा किया जाएगा। अदरवाइज अगर नॉर्मल कंडीशन होगी तो बंदे को उन उस पर्टिकुलर ईयर के लिए डिविडेंड नहीं मिलेगा और वो कहलाएगा आपका फिर नॉन कम्युलेटिव डिविडेंड वाले शेयर्स। ऐसे ही रिडीमेबल भी है और नॉन रिडीमेबल भी है। रिडीमेबल का मतलब रीपेमेंट। जब शेयर इशू किया जाएगा तो साथ में ये क्लॉज भी डाला जाएगा कि भैया कैपिटल जो उन्होंने दी है प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर्स ने, ये कैपिटल उनको कब रीपे की जाएगी, दैट इज कॉल्ड रिडीमेबल। ठीक है, अगर ये क्लॉज नहीं डाला होगा तो वो शेयर कहलाएगी इररिडीमेबल। इन इंडिया आज की डेट में इररिडीमेबल शेयर इशू नहीं होते। इंडिया में सिर्फ रिडीमेबल प्रेफरेंशियल शेयर ही इशू किए जाते हैं। ऐसी ही एक कैटेगरी है पार्टिसिपेटिंग एंड नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंशियल शेयर्स की। ठीक, इसको समझते हैं, थोड़ा स्क्रीन क्लियर कर ले। होता कुछ ऐसा है कि कंपनी की जो भी अर्निंग्स होती है उन अर्निंग्स में से सपोज वो अर्निंग्स हुई 1,000 रुपए प्रॉफिट, इन अर्निंग्स में से सबसे पहले बढ़ता है इंटरेस्ट जो कि डिबेंचर होल्डर्स और इंस्टीट्यूशनल नोट्स पे दिया जाता है। सपोज वो होता है 300 रुपए, तो 1,000 में से 300 गए, बचे 700। इस 700 पे कंपनी को लगता है टैक्स। सपोज कर लो वो
कॉर्पोरेट टैक्स लग रहा है 30%, तो 7×3=21, 210 रुपए चले गए टैक्स में। बचे कितने? बचे है 490 रुपए प्रॉफिट के। इसमें से प्रेफरेंशियल डिविडेंड दिया जाएगा अगर एजीएम यानी एनुअल जनरल मीटिंग में ये क्लॉज डला गया है कि भैया डिविडेंड देना है। सपोज वो डिसाइड किया 190 रुपए देना है भाई, चलो बांटा हमने 190, अब बचे 400 रुपए। ये 400 रुपए जो है ये वो अर्निंग है जो किसको मिलेगी? इक्विटी शेयर होल्डर्स को मिलेगी, ठीक है, जिसको हमने कहा रेसिडुअल इनकम, जो डिविडेंड के रूप में मिलना है। सपोज तुमने कहा कि 400 रुपए पूरे नहीं देंगे हम इक्विटी शेयर होल्डर्स को, हम उनको देते हैं 200 रुपए एज डिविडेंड, तो बच गया 200 रुपए। ये जो बच गया है 200, इसमें फिर से दिया जाएगा प्रेफरेंशियल डिविडेंड इनको। इसको नाम दिया हमने पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंशियल शेयर। मतलब आफ्टर पेइंग डिविडेंड टू द इक्विटी शेयर होल्डर्स, अगर कुछ प्रॉफिट बच जाता है तो उस प्रॉफिट में से आपका प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर्स फिर से क्लेम करेगा मुझे और पैसा चाहिए इन फॉर्म ऑफ डिविडेंड। क्लॉज डला होगा शेयर सर्टिफिकेट में कि आपका प्रेफरेंशियल शेयर पार्टिसिपेटिंग है तो ही उनको मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। तो वो या तो पार्टिसिपेटिंग होगा या तो फिर नॉन पार्टिसिपेटिंग होगा। और लास्टली एक पॉइंट यहां पर है कि प्रेफरेंशियल शेयर्स कन्वर्टेबल भी हो सकते हैं और नॉन कन्वर्टेबल भी हो सकते हैं। भाई सपोज कर लो प्रेफरेंशियल शेयर्स पे रेट ऑफ डिविडेंड हमने माना 10% दिया जाएगा, किस पे? प्रेफरेंशियल शेयर्स पे। और वही कंपनी जो है वो इक्विटी शेयर होल्डर्स को करीब 22% डिविडेंड बांट रही है, इक्विटी शेयर होल्डर्स को। ऐसा एक आध साल हो तो चलता है, ठीक है भाई, पर ये तो हर ही बार हो रहा है कि प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर्स को भले ही एक फिक्स परसेंट मिलता है और यही उनका बेनिफिट भी था, बाकी इक्विटी शेयर होल्डर को कंपनी अच्छा दे रही है क्योंकि कंपनी अच्छा अर्न कर रही है। अब अगर प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर देखे तो उसको लगता है यार मुझे तो कम मिल रहा है कंपेयर टू इक्विटी शेयर। अगर प्रेफरेंशियल शेयर इशू करते वक्त और शेयर सर्टिफिकेट लेते वक्त उनके शेयर सर्टिफिकेट में ये क्लॉज डला हुआ है कि दे आर कन्वर्टेबल प्रेफरेंशियल शेयर्स, इसका मतलब प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर अपने लाइफ में एक बार अपने प्रेफरेंशियल शेयर्स को इक्विटी शेयर में कन्वर्ट कर सकता है, ठीक, पर वापस से फिर रिकन्वर्ट नहीं कर सकता है, ध्यान दीजिएगा, ठीक। तो एक ही बार प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर को ये बेनिफिट मिलेगा कि वो अपने शेयर्स को कन्वर्ट कर सकता है इक्विटी शेयर्स में। और अगर ये क्लॉज शेयर सर्टिफिकेट में नहीं डला है तो फिर वो नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंशियल शेयर कहलाएगा, ठीक है। आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। प्रेफरेंशियल शेयर इशू करने का एक बेनिफिट, उनको फिक्स परसेंट से डिविडेंड मिलेगा। आई रिपीट, परसेंटेज फिक्स है, मिलेगा ही मिलेगा, ये कंपल्शन नहीं है, ठीक है। डिविडेंड डिक्लेयर करेगी कंपनी तो मिलेगा, कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर नहीं किया, कंपनी ने अपना पैसा रोक लिया रिटेन्ड अर्निंग के नाम पर, तो इनको कुछ नहीं मिलेगा। कन्वर्टिबिलिटी का जैसे मैंने कहा इनको एक एडवांटेज मिलता है, वो चाहे तो अपने शेयर्स को इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं वंस इन द लाइफ टाइम। डीमेरिट्स ये कंपनी के एक्चुअल ओनर्स नहीं होते, एक तरह से भैया ये एक्सटर्नल लाइबिलिटी ही हो रही है, कंपनी को रीपे करना है पैसा, ठीक। तो इनके पास कोई वोटिंग के अधिकार नहीं होते कंपनी के डिसीजन मेकिंग स्ट्रक्चर में। डीमेरिट है, जो फायदा था वही नुकसान भी है। भाई 10% डिविडेंड मिल रहा है, इक्विटी को 22 मिल रहा है, हमें तो नुकसान हो रहा है, यही इनका ड्रॉबैक भी है, ठीक। और परमानेंट बर्डन भी पड़ रहा है, ठीक है, कंपनी के ऊपर, क्योंकि कंपनी को रीपे भी करना है। टैक्सेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा क्योंकि इंटरेस्ट जो है वो टैक्स शील्ड प्रोवाइड करता है, डिविडेंड टैक्स शील्ड प्रोवाइड नहीं करता, ठीक। तो आई होप प्रेफरेंशियल शेयर्स को लेकर आपको सारी बातें क्लियर हो चुकी होगी। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, पीएससी छोटे छोटे ऐसे हल्के फुल्के क्वेश्चन पूछता ही है। हम सब कहीं ना कहीं इन चीजों को पढ़ के बैठे हुए हैं, पर फिर भी एक बार आपके लिए मैंने ये रिकॉल करवा दिया है। थर्ड सोर्स है वो है डेबेंचर, और डेबेंचर होते हैं कंपनी के बोरोइंग्स में, यानी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज, ठीक है, पता भी है आपको, डिबेंचर्स यानी ऋण पत्र। तो ऋण पत्र क्या है? ऋण पत्र एक इंस्ट्रूमेंट है, डिबेंचर्स इज अ डेट इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, डेट मतलब उधार, ठीक, उधारी का इंस्ट्रूमेंट है जिसमें ये एक्नॉलेज किया जा रहा है कंपनी की ओर से कि भाई आपसे हमने उधार पैसा लिया है इन फॉर्म ऑफ डेट यानी डिबेंचर, ठीक।
आपको पैसा रीपे किया जाएगा, यानी डिबेंचर्स कैसे होंगे, रिडीमेबल होंगे। ठीक, नॉन रिडीमेबल डिबेंचर्स इशू नहीं कर सकते हैं हम इंडिया में। ठीक, सेकेंड पॉइंट होगा, इन डिबेंचर्स पे डिबेंचर होल्डर को मिलेगा इंटरेस्ट, और वो इंटरेस्ट का रेट भी क्या होगा, फिक्स होगा, जो कि डिबेंचर सर्टिफिकेट में मेंशन होगा। उसी हिसाब से इनको इंटरेस्ट मिलेगा, चाहे कंपनी को प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, कंपनी इंटरेस्ट एनुअली इनको देगी ही देगी। ये बेसिक सी बात थी, आपको भी पता है। अब हम मुद्दे मुद्दे की बात देख लेते हैं यहाँ पर, जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला पॉइंट, डिबेंचर सिक्योर्ड होते हैं और अनसिक्योर्ड होते हैं। कंपनी ने डिबेंचर्स इशू करे, जिसने डिबेंचर्स लिए उसको नाम दिया हमने डिबेंचर होल्डर। ठीक, डिबेंचर होल्डर अपना पैसा दे रहा है कंपनी को, बदले में अगर वो सिक्योरिटी मांग रहा है, कुछ गिरवी रखो, मॉर्टगेज करो, तो वो कहलाएगा सिक्योर्ड डिबेंचर। यानी अगर कंपनी ने रीपे नहीं किया वो पैसा डिबेंचर होल्डर को, तो डिबेंचर होल्डर जो एसेट उन्होंने यहाँ पे गिरवी रखी है अपने पास, उसको बेच के अपना पैसा जो है वो रिकवर कर सकता है। बेसिकली ये सब चीजें होती है जब कंपनी जो होती है वो बैंक्स वगैरह के पास लोन के लिए डिबेंचर्स गिरवी रखती है। ठीक है, अनसिक्योर्ड में ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तो डिबेंचर्स सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड हो सकते हैं। ऐसे डिबेंचर्स रिडीमेबल भी हो गए, जैसे कि मैंने कहा कि पैसा तो रीपे किया ही जाएगा। नॉन रिडीमेबल डिबेंचर्स इशू नहीं होते हैं इंडिया में। डिबेंचर्स भी प्रेफरेंशियल शेयर के समान कन्वर्टेबल हो सकते हैं। डिबेंचर होल्डर चाहे तो अपने आप को इक्विटी शेयर होल्डर्स में कन्वर्ट कर सकता है, यानी वो डिबेंचर्स को इक्विटी शेयर में कन्वर्ट कर सकता है अगर उसको लगता है कि इक्विटी में ज्यादा बेनिफिट उसको मिल रहा है। पर ये लाइफ में वो एक ही बार कर पाएगा, और वो डिसीजन इरिवर्सिबल है, यानी एक बार आपने डिबेंचर से इक्विटी में कन्वर्शन लिया, उसके बाद आप वापस से इक्विटी से डिबेंचर में कन्वर्ट नहीं हो सकते हो। फायदा ये है डिबेंचर्स का कि भैया ब्याज मिलेगा ही मिलेगा, प्रॉफिट के ऊपर हम टिके हुए नहीं हैं। कंपनी को प्रॉफिट और लॉस जो भी हो, पर हमें तो ब्याज मिलेगा ही मिलेगा। दूसरा बेनिफिट ये होता है कि डिबेंचर्स टैक्स डिडक्टेबल होते हैं। जो डिबेंचर्स पे जो इंटरेस्ट मिलता है वो टैक्स डिडक्टेबल होता है। कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से एक डीमेरिट ये है कि कंपनी के ऊपर एक बर्डन पड़ गया है परमानेंट, कि भैया पैसा ब्याज का देना ही देना है, चाहे मुझे प्रॉफिट हो चाहे मुझे लॉस हो, और इसीलिए कंपनी की फाइनेंशियल रिस्क जो है वो हाई हो जाती है। ठीक, आई होप डिबेंचर्स को लेकर आपकी जो डाउट्स थे वो क्लियर हो गए। बड़ा बेसिक सा टॉपिक था, मैंने रिकॉल करवा दिया। ये थे आपके लॉन्ग टर्म सोर्सेस। अब जो हम पढ़ने वाले हैं वो है शॉर्ट टर्म सोर्सेस। इन पर थोड़ा ध्यान देना, क्योंकि थोड़ा सा टाइम ड्यूरेशन को लेकर क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पर, तो मैं यहाँ लिख देता हूं कि ये इंपॉर्टेंट हो गया है थोड़ा सा। पहला शॉर्ट टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस है कि भाई पैसे की रिक्वायरमेंट है, तो सबसे अच्छा तरीका है कि आप माल उधार ले लो। जिससे आप माल उधार लेते हो उसको कहते हो आपका लेनदार, यानी क्रेडिटर, यानी सप्लायर। वो आपको 30 से 90 दिन का टाइम देगा, जिसको हम कहते हैं ग्रेस पीरियड। इस ग्रेस पीरियड में आप चाहो तो आपके पास अगर कैश पड़ा भी है तो उसका रोटेशन किसी और काम में ले लो, और 30 से 90 दिन जितना भी उसने आपको ड्यूरेशन दिया है उसके टाइम के हिसाब से उसको फिर बाद में पेमेंट कर देना। तो एक तरह से 2 या 3 महीने के लिए आपकी फॉर्म में कैश की लिक्विडिटी जो है वो मेंटेन की जा सकती है। दूसरा तरीका है बैंक क्रेडिट। बैंक क्रेडिट का मतलब या तो बैंक से ले लो शॉर्ट टर्म के लिए बैंक ओवरड्राफ्ट, या ले लो बैंक से कैश क्रेडिट, या तो ले लो आप बैंक से टर्म लोन। पर ये तीनों की तीनों चीजें जो है इसका रीपेमेंट आपको विद इन 12 मंथ्स करना ही पड़ेगा। ठीक, तो ये भी बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से लिया जाने वाला बैंक से लोन है, शॉर्ट टर्म क्रेडिट के रूप में है। ठीक, इतना आई होप आपको क्लियर हुआ होगा।
आगे बढ़ते हैं। अगला जो आ रहा है वो है कमर्शियल पेपर्स। कमर्शियल पेपर्स इशू कौन कर रहा है? कमर्शियल पेपर्स इशू कर रही है कंपनी। ये एक अनसिक्योर्ड प्रोमिसरी नोट है। कंपनी ने इशू करके क्या किया है? कंपनी ने इशू करके प्रॉमिस किया है कि हम रीपे करेंगे पैसा, ठीक। पर बदले में कंपनी ने कुछ भी सिक्योरिटी नहीं दी, कुछ गिरवी नहीं रखा। मामला कैसा है? मामला है अनसिक्योर्ड। इन कमर्शियल पेपर्स का रीपेमेंट कंपनी को करना होगा 15 दिन से लेके 1 ईयर के बीच में, जितने भी टाइम ड्यूरेशन के लिए कंपनी ने ये कमर्शियल पेपर जो है वो इशू करे थे। ऐसे ही एक पैटर्न होता है इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स। तो इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स में कंपनी आपस में, बिटवीन कंपनी लिखा हुआ है, एक दूसरे को लोन देती है, ठीक। और ये लोन का ड्यूरेशन मैक्सिमम 6 महीने के लिए होता है। एक तरीका और है आपकी फंड की रिक्वायरमेंट को पूरा करने का, कि आप क्या कर लो, आप एडवांस पैसा ले लो अपने क्लाइंट से, अपने कस्टमर से पैसा एडवांस ले लो। ऑब्लिगेशन जो आपका बनेगा वो आप बाद में क्लियर करते रहना, ठीक। ऐसे ही एक और होता है, वो होता है शॉर्ट टर्म अनसिक्योर्ड डिबेंचर। देखो भाई, डिबेंचर्स को हमने लॉन्ग टर्म सोर्स में भी रखा है, डिबेंचर्स को हम यहाँ पर शॉर्ट टर्म सोर्स में भी रख रहे हैं, ठीक। तो शॉर्ट टर्म सोर्स में रखने का मतलब ये होता है कि हम इस बार फिर से डिबेंचर इशू कर रहे हैं, पर इस बार डिबेंचर इशू कर रहे हैं विदाउट कोलैटरल। 29 दिन से लेकर 17 महीने के बीच का आपका रिडीमेबल पीरियड हो सकता है, और ये पैसा जो आएगा ये आपके शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग में काम में आ सकता है। तो ये पॉइंट थोड़ा ध्यान में रखे। एक कमर्शियल पेपर ध्यान में रखे, एक आईसीडी ध्यान में रखे, एक ये तो आपको याद भी होगे, पता भी होगे, क्योंकि बोलचाल की लैंग्वेज में और अकाउंट्स में भी बहुत बार ये आते हैं। तो ये रहा आपका शॉर्ट टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस। आगे बढ़ते हैं और आते हैं हमारे मेन टॉपिक पे, जो आपको फाइनेंशियल डिसीजन में पढ़ना है, जिसका पहला नाम है कैपिटल स्ट्रक्चर। अब नाम क्या कह रहा है? नाम कह रहा है कैपिटल का स्ट्रक्चर कैसा होगा। भाई, कंपनी की कैपिटल कैसे बनती है? कंपनी की कैपिटल दो तरीके से बन सकती है। एक बन सकती है शेयर कैपिटल से, और दूसरा बन सकती है आपकी बोरोइंग से, ठीक। बोरोइंग के अंदर हो सकता है कि वो डिबेंचर्स हो या फिर वो लोन वगैरह हो। शेयर कैपिटल में भी हो सकता है कि वो इक्विटी शेयर कैपिटल हो या वो प्रेफरेंशियल शेयर कैपिटल हो। तो कंपनी में जो पैसा कैपिटल के रूप में लगाया जा रहा है, वो पैसा कहां से आएगा? शेयर इश्यू करके आएगा कि बोरोइंग से आएगा? ये कहलाया आपकी कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर। कितना पैसा शेयर्स के थ्रू और कितना पैसा बोरोइंग्स के थ्रू, ये कहलाया कंपनी की कैपिटल स्ट्रक्चर। आई होप क्लियर हो गया। तो पूंजी संरचना जो हिंदी में कहते हैं, उसका मतलब होता है कि कंपनी ने अपनी पूंजी को कैसे स्ट्रक्चर दिया, कितना डिबेंचर से पैसा लिया, कितना शेयर से पैसा लिया, अगर खुद के पास पड़ा हुआ था उनके तो वो कितना था। तो वही यहाँ पर लिखा हुआ है। कुल मिला के कैपिटल स्ट्रक्चर जो है कंपनी के लॉन्ग टर्म सोर्सेस की बात कर रहा है। लॉन्ग टर्म सोर्सेस में जैसे कि मैंने कहा, एक तरीका तो है शेयर इशू करके पैसा ले लो। शेयर इक्विटी भी हो सकते हैं, प्रेफरेंशियल भी हो सकते हैं। दूसरा तरीका है बोरिंग्स ले लो, डेथ ले लो, डिबेंचर इशू कर दो, या बैंक से या इंस्टीट्यूशन से लोन ले लो। और ये सब नहीं करना चाहते हो तो सबसे अच्छा होगा कि खुद के जेब में पैसा पड़ा होगा उसी को यूज में ले लो। ये कहलाया आपका रिटेन्ड अर्निंग इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट सरप्लस, ठीक। तो ये आपकी कंपनी की एक तरह से परमानेंट फाइनेंसिंग की जा रही है। और परमानेंट फाइनेंसिंग में दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, या तो आप इक्विटी या तो आप डेथ। पैसा कैसे और कहां से ले रहे हो एक बार चेक कर लो, ठीक। तो व्हाट इज कैपिटल स्ट्रक्चर? कैपिटल स्ट्रक्चर कुछ नहीं है, कैपिटल स्ट्रक्चर सिर्फ एक मिक्स है, कितना पैसा इक्विटी से और कितना पैसा डेथ से आ रहा है। तो अब बात कर लेते हैं प्रिंसिपल्स की। कैपिटल स्ट्रक्चर के प्रिंसिपल्स में 4 प्रिंसिपल है जिस पर आपको ध्यान देना पड़ेगा। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान दीजिएगा, आता है। एक है कॉस्ट प्रिंसिपल। कॉस्ट प्रिंसिपल कुछ नहीं है, वो कहता है कि भैया तुम पैसा इक्विटी से ले रहे हो,
तुम पैसा डेट से ले रहे हो, ये तुम कैपिटल स्ट्रक्चर बनाने की सोच रहे हो, पूंजी संरचना। ध्यान देना कि ये सारे पैसे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं मिलेंगे मार्केट से, इनके लिए आपको कुछ न कुछ कीमत चुकानी पड़ेगी, दैट इज कॉल्ड कॉस्ट ऑफ कैपिटल। डिबेंचर होल्डर से पैसा लिया तो उनको ब्याज देना है, शेयर से पैसा लिया है तो उनको देना है डिविडेंड। तो भैया सबकी अपनी अपनी एक्सपेक्टेशंस है, ये होगी उसकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल। जब भी मार्केट से पैसा उठाओ, ध्यान दो कि आपकी ओवरऑल कॉस्ट क्या होना चाहिए, कम से कम, ताकि ज्यादा से ज्यादा ईपीएस बढ़े, यानी अर्निंग पर शेयर बढ़े। तो आई रिपीट कि ऐसी कैपिटल स्ट्रक्चर डिजाइन करो, पूंजी संरचना ऐसी करो कि ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपका जो हो वो रिड्यूस हो, ताकि अर्निंग पर शेयर होल्डर्स जो है वो बढ़े। यानी अगर आप खर्चा कम करोगे कॉस्ट के नाम पर, तो पैसा रेसिडुअल प्रॉफिट ज्यादा बचेगा, जो कि शेयर होल्डर्स की शेयर की वैल्यू को बढ़ाएगा। दिस इज कॉल्ड कॉस्ट प्रिंसिपल। ऐसी सेकेंड प्रिंसिपल है, वो है रिस्क प्रिंसिपल। शेयर इशू करना, डिबेंचर्स इशू करना एक फाइनेंशियल एक्टिविटी है, और फाइनेंशियल एक्टिविटी अपने साथ फाइनेंशियल रिस्क लेकर भी आ रहा है। अननेसेसरी रिस्क नहीं लेना, बनते कोशिश करो कि और दूसरे सोर्सेस अगर ऑफ फंड है, जैसे रिटेन्ड अर्निंग, खुद के पास पैसा पड़ा हुआ है तो वही से पैसा लगाओ। फाइनेंशियल रिस्क लोगे तो फर्म के ऊपर बर्डन पड़ेगा, तो रिस्क को अवॉइड करो जितना कर सकते हो। तीसरा जो है वो है कॉस्ट प्रिंसिपल, जो कह रहा है जो ओनर्स है कंपनी के, यानी कौन ओनर्स होते हैं कंपनी के? कंपनी के ओनर्स होते हैं कंपनी के शेयर होल्डर्स। तो कंपनी के शेयर होल्डर्स तो भैया है, अब तुम और शेयर इशू कर दोगे तो कंपनी के शेयर होल्डर बढ़ जाएंगे। कंपनी के शेयर होल्डर जितने बढ़ेंगे, कंपनी के मालिक उतने होंगे, और जितने ज्यादा मालिक उतना उनका हिस्सा कम, यानी कंट्रोल जो होगा वो क्या हो जाएगा कंपनी पे, डाइल्यूशन में आ जाएगा। यानी अब हर शेयर होल्डर को उतना कंट्रोल नहीं मिलेगा कंपनी पर जितना पहले मिलता था। आपको मैंने पहले भी बोला है कि शेयर होल्डर्स कंपनी के एक्चुअल ओनर्स होते हैं, और ओनर्स का कंपनी पे कंट्रोल होता है। तो जितने ज्यादा मालिक उतना ज्यादा कंट्रोल आपस में बढ़ जाएगा, तो डाइल्यूशन हो जाएगा कंट्रोल का। चौथा जो प्रिंसिपल है वो कहता है फंड जो है आपको बार बार लगने वाले हैं नियर फ्यूचर में, तो गुंजाइश रखना कि आगे भी आपको फंड की अगर रिक्वायरमेंट होगी तो आपको फंड मिल जाए। दिस इज कॉल्ड फ्लेक्सिबिलिटी प्रिंसिपल। तो कुल मिला के चार प्रिंसिपल हैं: कॉस्ट प्रिंसिपल, रिस्क प्रिंसिपल, कंट्रोल प्रिंसिपल और फ्लेक्सिबिलिटी प्रिंसिपल, जो आपको समझना होगा, जो आपको मन में लेके चलना होगा बिफोर डिसाइडिंग योर कैपिटल स्ट्रक्चर। तो आई होप ये आपको यहां तक क्लियर हुआ। हम आगे बढ़ते हैं। इसी के ऊपर आपको पढ़नी है कैपिटल स्ट्रक्चर की थ्योरीज, और यह है आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो गया है मामला, क्योंकि यहां से तो क्वेश्चन बनना ही है, बनना है। चार थ्योरीज है, दो थ्योरी आपके सामने है। चार थ्योरी में दो थ्योरी है रेलेवेंट थ्योरी, और बाकी की दो थ्योरी जो होगी वो होगी इररेलेवेंट थ्योरी। क्या रेलेवेंट और क्या इररेलेवेंट समझते हैं इस बात को हम। पहले देखते हैं कि ये दो थ्योरी किसने दी। पहली थ्योरी है नेट इनकम अप्रोच, शॉर्ट में कहा मैंने एनआई। दूसरी है जस्ट इसकी अपोजिट, और उसका नाम है नेट ऑपरेटिंग इनकम यानी एनओआई। दोनों थ्योरी एक दूसरे की अपोजिट थ्योरी है, पर मजे की बात यह है कि दोनों थ्योरी दी एक ही बंदे ने है, जिसका नाम है ड्यूरेंट। तो ड्यूरेंट ने एक थ्योरी दी नेट इनकम अप्रोच, और उसके कुछ समय बाद उसने एक और थ्योरी दी जो पहले वाले की जस्ट अपोजिट थी, नाम दिया नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच। क्या है इन थ्योरीज का क्रक्स, क्या कहना चाह रही है ये थ्योरीज, आइए हम समझते हैं। देखिए, पहली थ्योरी जो है वो रेलेवेंट थ्योरी है, और दूसरी इररेलेवेंट है। क्यों बोला जा रहा है रेलेवेंट और क्यों बोला जा रहा है इररेलेवेंट? क्योंकि यही टर्म आपको एग्जामिनेशन में भी आएगा कि बताइए इन चार में से कौन सी थ्योरी रेलेवेंट है या कौन सी थ्योरी इररेलेवेंट है।
यहां रेलेवेंसी की जो बात हो रही है वो किस चीज को लेके हो रही है? रेलेवेंसी की बात हो रही है डेथ को लेकर। डेथ यानी डेबेंचर्स इशू करने से। पहली थ्योरी कहती है कि भैया आपको कंपनी की कैपिटल स्ट्रक्चर बनाना है। ठीक, इसको हम एक दूसरे पेज पे ले लेते हैं, जस्ट अ सेकेंड। ठीक है, ठीक, यहां ले लेते हैं, फ्रेश पेज ले लेते हैं। आपको कंपनी की कैपिटल स्ट्रक्चर बनाना है, आपको मार्केट से पैसा उठाना है। आप सोच रहे हो पैसा कहां से उठाए, या इक्विटी से उठाए या डेथ से उठाए। ठीक, पहली थ्योरी क्या कह रही है? पहली थ्योरी यानी एनआई कहती है कि भैया डेथ को ज्यादा यूज करो, ज्यादा पैसा डेथ से लो। हमने कहा क्यों साहब? उसने कहा क्योंकि कॉस्ट ऑफ डेथ जो होता है वो होता है कम। डेथ इशू करके मार्केट से पैसा रेस करना कंपैरेटिवली सस्ता पड़ता है इक्विटी से पैसा उठाने के। ठीक, आई होप यहां तक आपको ये चीज समझ में आई होगी। क्या बेनिफिट मिलेगा इससे? बेनिफिट मिलेगा कि ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो हमने इन्वेस्टमेंट डिसीजन में भी देखा था वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल का मतलब, जैसे मैंने कहा था कि एक होती है कॉस्ट ऑफ इक्विटी, एक होता है कॉस्ट ऑफ डेथ, एक होता है कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंशियल शेयर, एक होता है कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग। तो इन कुछ पैसा यहां से उठाया, कुछ पैसा डिबेंचर से उठाया, कुछ प्रेफरेंशियल शेयर से उठाया है, कुछ रिटेन अर्निंग से पैसा जेब से लगाया है। इन सबको कुछ ना कुछ देना है बदले में। ठीक है, वो जो बदले में देना है वो कहलाएगा कॉस्ट। ठीक, और ओवरऑल का मतलब हमने सारे कॉम्बिनेशन एक साथ यूज किए हैं कैपिटल स्ट्रक्चर बनाने में, तो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल इसको कहा मैंने। तो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम हो जाएगा। कम इसलिए होगा क्योंकि डेथ का कॉस्ट कम होने लगेगा, ज्यादा डेथ सस्ते में मिलता है। ठीक, इससे फर्क क्या पड़ेगा? फर्क पड़ेगा कि ईपीएस जो है वो बढ़ेगा, यानी वो प्रॉफिट जो अब इक्विटी शेयर होल्डर्स को मिलना चाहिए उसकी क्वांटिटी बढ़ जाएगी। अगर इसकी क्वांटिटी बढ़ेगी तो फाइनली फर्म की वैल्यू भी बढ़ेगी। साहब हम बोलेंगे अच्छी कंपनी है, 10 रुपए का शेयर लिया था, आज उसकी वैल्यू 200 रुपए हो गई, तो फर्म की वैल्यू बढ़ेगी। रिलेशनशिप क्या निकला? रिलेशनशिप निकला ये कि डेथ और वैल्यू ऑफ द फर्म में रिलेशन है, यानी डेथ कितना लोगे कितना नहीं लोगे ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। RELEVANT। ठीक है, तो रेलेवेंट फैक्टर का मतलब फर्म की वैल्यू पर डेथ की मात्रा फर्क डालेगी। ये हमारी पहली थ्योरी ने कहा। कौन सी थ्योरी थी पहली वाली? आई रिपीट, एनआई अप्रोच। दूसरी थ्योरी इन्होंने ही दी, नाम था एनओआई अप्रोच। क्या कहा उन्होंने? कहा फिर से वही बात करी कि भैया डेथ की मात्रा बढ़ाओ तो कॉस्ट ऑफ, अब मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं इसको, कॉस्ट ऑफ डेथ जो होगा वो कम हो जाएगा। तो फिर वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल यानी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ठीक है, ऐसा नहीं होगा। क्या नहीं होगा? ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो थी पहले यथावत अभी भी वही रहेगी। आपने कहा सर कैसे हो सकता है, कॉस्ट ऑफ डेथ तो कम हो रहा है यहाँ पे। तो भैया अगर कॉस्ट ऑफ डेथ कम हो रहा है तो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम होनी चाहिए। हमने कहा नहीं होगी, क्योंकि तुम कॉस्ट ऑफ डेथ तो कम कर लोगे पर यह कॉस्ट ऑफ इक्विटी बढ़ जाएगी। साहब क्या मतलब है बोलने का? मतलब यह है बोलने का कि देखो भाई, कंपनी के प्रॉफिट में से आप पहले कुछ ब्याज दे रहे थे, सपोज 200 रुपए। अब आपने डेट की मात्रा बढ़ा दी तो ब्याज भी ज्यादा जा रहा है, 400 रुपए। तो अब सिर्फ 600 रुपए ही बच रहे हैं किसके लिए? इक्विटी शेयर होल्डर्स को बांटने के लिए। जहां पहले शायद 800 बचते अगर 200 आपका ब्याज होता तो 200 के ब्याज पे 800 बच रहे थे, 600 के 400 के ब्याज पे 600 बच रहे हैं। तो इक्विटी शेयर होल्डर देख रहा है कि मेरा रेसिडुअल इनकम जो है वो कम हो रहा है, यानी अब इस फॉर्म में रिस्क जो है वो बढ़ रही है।
अगर रिस्क बढ़ेगी तो मुझे रिटर्न भी क्या चाहिए, ज्यादा चाहिए। सिंपल सा कॉन्सेप्ट, हायर रिस्क हायर गेन। तो मुझे रिस्क अगर दिखती है तो मैं रिटर्न भी ज्यादा एक्सपेक्ट करूंगा, यानी जहां पहले मैं 10% डिविडेंड लेके खुश हो रहा था, अब मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि मुझे डिविडेंड कितना मिले, 15%। तो वही मैंने यहां लिखा हुआ है कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी, यानी इक्विटी जहां पहले 10% में खुश हो रहा था कॉस्ट ऑफ इक्विटी के नाम पर, वही इक्विटी अब मुझसे 15% मांग रहा है। तो हुआ क्या, हुआ यहां यह है कि भैया डेट तो कम हुआ पर इक्विटी की कॉस्ट बढ़ गई, और इसी से आपका वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल जितना पहले था अभी भी उतना ही दिख रहा है। तो अगर कॉस्ट ऑफ कैपिटल में फर्क नहीं पड़ा, ठीक, तो अर्निंग पर शेयर में भी फर्क पड़ने वाला नहीं है, यानी वैल्यू ऑफ द फर्म में भी कोई अंतर नहीं आएगा। क्या कहने का मतलब हुआ फाइनली, फाइनली मतलब यह हुआ कि एनओआई अप्रोच कहता है कि डेथ को आप बढ़ाओ कम करो, इससे फर्म की वैल्यू पर कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। डेथ एक इररिलेवेंट फैक्टर है फर्म की वैल्यू डिसाइड करने के लिए। दोनों थ्योरी आपकी ड्यूरेंट ने ही दी, ठीक है। तो रिलेशनशिप इनके बीच में है, ध्यान रखना, डेथ और द वैल्यू ऑफ द फर्म के बीच में। आई होप यहां तक आपको क्लियर हुआ होगा। हम वापस चलते हैं अपनी स्लाइड पर, ठीक। तो यही चीजें यहां लिखी हुई है, देखो कि कैपिटल स्ट्रक्चर इररिलेवेंट है, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल में कोई चेंज नहीं आएगा, फर्म की वैल्यू वही की वही रहेगी, यानी कोई अच्छा पक्का बेस्ट कैपिटल स्ट्रक्चर नहीं होता है, ठीक। क्लियर, आगे बढ़े, ठीक है। एक अप्रोच आ रही है ट्रेडिशनल अप्रोच। ये ट्रेडिशनल अप्रोच जो है ये मिक्स है। किसका मिक्स, ये मिक्स है एनआई अप्रोच का और एनओआई अप्रोच का, दोनों का मिक्स, बीच का इंटरमीडिएट। एनआई अप्रोच क्या कह रहा था, अभी तक तो आपको समझ में आ चुका होगा कि भैया डेथ की मात्रा बढ़ाने से फर्म की वैल्यू में भी इंक्रीमेंट होता है। वही एनओआई अप्रोच कहता है कि डेथ की मात्रा बढ़ाओ कम करो कुछ भी करो तुम्हारी मर्जी, फर्म की वैल्यू में कोई चेंज होने वाला नहीं है, ठीक। ट्रेडिशनल अप्रोच क्या कहता है कि भैया दोनों बातें सही है, ठीक, पर एनआई अप्रोच जो कह रहा है वो भी गलत नहीं है। डेथ की मात्रा बढ़ाओ, फर्म की वैल्यू भी क्या होगी, बढ़ेगी। पर इसने कहा ट्रेडिशनल अप्रोच में ये सब चीज होगी एक लिमिट तक। एक लिमिट तक जब तक तुम डेथ की मात्रा बढ़ाओगे फर्म की वैल्यू बढ़ेगी, यानी ईपीएस भी बढ़ेगा। पर उस लिमिट को अगर आपने कर दिया है क्रॉस और ज्यादा डेप्थ डेथ ले लिया, तो फिर फर्म की वैल्यू बढ़ने के बजाय क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ईपीएस भी डाउन हो जाएगा। यही लिखा हुआ है यहां पर, ठीक, कि डेथ इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, डेथ रेलेवेंट फैक्टर है फर्म की वैल्यू डिसाइड करने में। पर वो रेलेवेंसी ऐसी है कि एक लिमिट तक तो चीज तुमको अच्छी दिख रही है, फायदा दिला रही है, पर अगर तुम उसी की अति कर लोगे तो वही चीज आपको नुकसान पहुंचाएगी। देखो डेथ बेनिफिशियल है एक लिमिट तक, ठीक, आपकी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल डेथ बढ़ाने से पहले तो कम होने लगेगी, पर फिर भी अगर आपने एक्स्ट्रा डेथ बढ़ाया तो वापस से आपकी डब्ल्यूएसीसी यानी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल बढ़ने लग जाएगी, ठीक। तो जहां तक डब्ल्यूएसीसी यानी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम हो जाए उस पॉइंट तक डेथ लगाना, यानी उतना डेथ ऐड करते जाना, ऐड करते जाना, ऐड करते जाना आपकी कैपिटल स्ट्रक्चर में, जहां तक डब्ल्यूएसीसी कम हो जाए। उसके बाद मत करना, क्योंकि डब्ल्यूएसीसी बढ़ जाएगा और वही कहानी होगी कि तुमने हद से ज्यादा चीजें खा ली तो अब तुम उल्टी करने लग रहे हो, ठीक। तो उसने कहा फर्म की वैल्यू जो है वो मैक्सिमाइज की जा सकती है अगर आप एक लिमिट तक ही डेथ को यूज करो अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में, यानी डेथ एक रेलेवेंट फैक्टर है। इसलिए ट्रेडिशनल थ्योरी भी कैसी है, रेलेवेंसी थ्योरी के अंडर अंडर ही आती है। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। आप चाहते हो अगर इन टॉपिक पे मैं कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करके आपको और अच्छे से समझा दूं तो आप मुझे कमेंट में लिख दीजिएगा। मैं आपके लिए एक न्यूमेरिकल लेक्चर, सारे फाइनेंस के न्यूमेरिकल्स का छोटे छोटे जो आपके एग्जामिनेशन में आ सकते हैं उनके लिए एक लेक्चर रेडी करके आपको समझा दूंगा, ठीक है।
पर आई होप आपको कॉन्सेप्ट यहां तक तो क्लियर हुआ होगा। लास्ट थ्योरी जो आ रही है वो है एमएम थ्योरी। दो बंदे हैं, मोदी गिलानी और दूसरा बंदा है मिलर। इन दोनों ने जो थ्योरी बोली वो एनओआई थ्योरी से मिलती जुलती है। एनओआई थ्योरी क्या थी? वो कहती है कि कोई फर्क नहीं पड़ता, आप डेथ बढ़ाओ ना बढ़ाओ, फर्म की वैल्यू पे फर्क पड़ने वाला नहीं है। मोदी गिलानी मिलर इसी बात को फेवर कर रहा है। वो कहता है मेरी थ्योरी भी इररिलेवेंट थ्योरी है, ये लिखा हुआ है। उसने अपनी थ्योरी को दो पार्ट में बांटा कि अगर टैक्सेशन है और टैक्सेशन है मतलब कंपनी का कॉर्पोरेट टैक्स भर रही है तो क्या होगा, और कंपनी अगर कॉर्पोरेट टैक्स नहीं है भर रही है तो क्या होगा। पहली थ्योरी में उसने कहा कि कैपिटल स्ट्रक्चर का कोई लेना देना नहीं होता, ठीक। डेथ लगाना नहीं लगाना आपकी मर्जी है, कम ज्यादा लगाओ, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। फर्म की वैल्यू जो है वो डेथ के ऊपर नहीं टिकी हुई है, तो फिर किस पर टिकी है? फर्म की वैल्यू टिकी हुई है फर्म के ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज पर। भाई पैसा लेकर, अगर मार्केट से पैसा लेकर तुम उसका सही यूटिलाइजेशन करोगे और फर्म अगर तुम्हारी ग्रो करेगी तो फर्म की वैल्यू बढ़ेगी, ठीक। उसने कहा डब्ल्यूएसीसी तो हर कंडीशन में कांस्टेंट ही रहेगा, कोई चेंज होने वाला नहीं, चाहे तुम डेथ और इक्विटी का कोई भी मिक्सचर बना लो। दूसरे एंड पे उसने कहा जब कॉर्पोरेट टैक्स कंपनी भर रही है तो टैक्स भरते वक्त एक चीज का ध्यान रखना कि डेबेंचर्स इशू किया था ना, तो डेबेंचर्स पे जो तुमने ब्याज दिया उसका बेनिफिट मिला टैक्सेशन में, क्योंकि आप ब्याज दोगे अर्निंग आफ्टर इंटरेस्ट पर। ध्यान दीजिएगा, अर्निंग आफ्टर इंटरेस्ट बोला है मैंने। तो ऑब्वियसली इंटरेस्ट काटने के बाद अगर जो अर्निंग आएगी वो कम आएगी, वैल्यू छोटी होगी, छोटी वैल्यू पर टैक्स भी क्या होगा, कम होगा। इसलिए डेथ को प्रेफर कर सकते हो तुम, क्योंकि तुमको टैक्स बेनिफिट मिल रहा है यहां पर, ठीक है। उसने कहा फर्म की वैल्यू बढ़ जाएगी भाई अगर तुम डेथ का यूज करोगे तो, ठीक। उसने कहा कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम हो जाएगी अगर तुम डेथ का यूज करोगे तो। उसने कहा हाँ एक बहुत अच्छा स्ट्रक्चर होता है कैपिटल का, वो ऐसा होता है फर्म को 100% डेथ फर्म बना दो, इक्विटी शेयर इश्यू मत करो, ठीक। तो यहां पर अगर ध्यान दोगे तो यहां पर उसकी थ्योरी रेलेवेंट थ्योरी हो गई। कहां पर हुई है? ध्यान दीजिएगा, उसकी थ्योरी रेलेवेंट थ्योरी हुई है इस जगह पर आकर जहां पर एक वर्ड चला, वो था वर्ड कॉर्पोरेट टैक्स। तो विदाउट कॉर्पोरेट टैक्स कोई फर्क नहीं पड़ता, जो आपको स्ट्रक्चर बनाना है बनाइए, फर्म की वैल्यू पे इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। और अगर कॉर्पोरेट टैक्स भरा जा रहा है जो कि प्रैक्टिकल में हाँ कंपनीज को टैक्स भरना होता है, तो फिर डेथ बढ़ाओ भैया, क्योंकि डेथ बढ़ाने से आपका इंटरेस्ट टैक्स शील्ड मिल जाएगा, आपकी रेसिडुअल इनकम बढ़ जाएगी, फर्म की वैल्यू बढ़ेगी, ईपीएस बढ़ेगी, कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम हो जाएगा। यही सबसे अच्छा स्ट्रक्चर होगा आपके लिए। आप अपनी फर्म को 100% उधारी वाली फॉर्म बना दो। उधारी वाली मतलब डेट इशू करके पैसा ले लो, ब्याज भरते रहना, ठीक। ये बात सोचने वाली है कि भैया ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल है या नहीं। बाकी अगर ग्रोइंग कंपनी है तो उसके लिए कुछ अलग स्ट्रक्चर होगा, अगर कोई एक मैच्योर कंपनी है तो उसके लिए कोई अलग स्ट्रक्चर होगा, कोई एकदम स्टार्टअप है तो उसके लिए स्ट्रक्चर अलग होगा। सिचुएशन बेस्ड है कब इक्विटी और कब डेथ से पैसा उठाना है। तो आई होप आपको ये चारों थ्योरीज क्लियर हुई होगी। आई रिपीट, दो थ्योरी, एनआई और दूसरा ट्रेडिशनल, और तीसरा एमएम में तो विदाउट टैक्स वाला, ठीक है। तो विदाउट टैक्स वाला जो है, ये तीनों की तीनों थ्योरी जो है वो रेलिवेंसी वाली है। वही तुम्हारा एनओआई और मोदी गिलानी का एमएम का कौन सा, विद टैक्स वाला, सॉरी यहां पर विद टैक्स वाला था और ये विदाउट टैक्स वाला। ये थ्योरीज इररिलेवेंट वाली है। आपको कंठस्थ याद भी हो जानी चाहिए, समझ में भी आ जानी चाहिए, क्वेश्चन बन सकता है इससे, थोड़ा लॉजिकल भी बन सकता है जो हमने अभी समझा। तो यहां तक तो थी हमारी कैपिटल स्ट्रक्चर की थ्योरीज। कुछ और मॉडर्न थ्योरीज हैं जो अभी अभी नई नई मार्केट में आ रही है, जैसे जैसे चीजें इवॉल्व हो रही है। इनके ऊपर अभी तक तो कभी कोई क्वेश्चन आया नहीं है। इनफैक्ट ये आपके थ्योरीज में अभी तक बुक्स में भी शामिल नहीं करी गई है, बहुत सारी बुक्स में। पर इनके नाम आप याद कर लीजिएगा,
4 थ्योरीज इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। एक है ट्रेड ऑफ थ्योरी, दूसरी है पैकिंग ऑर्डर थ्योरी, तीसरी है आपकी एजेंसी कॉस्ट थ्योरी और सिग्नलिंग थ्योरी। ज्यादा इसके ऊपर डिटेलिंग मैं करूंगा नहीं, आप यहाँ पर देख लीजिए, पढ़ लीजिए। ठीक। ट्रेड ऑफ थ्योरी कहती है कि भैया ऑप्टिमम डेप्थ लेवल डिसाइड करो कितना डेप्थ तुम्हारे लिए फायदेमंद है। पैकिंग थ्योरी कह रही है कि जेब से पैसे पहले लगा लो भैया, बाहर से पैसे मत लो। दूसरा कहते हैं कि अगर जेब से पैसे कम पड़ रहे यानी रिटेन्ड अर्निंग के पैसे कम हैं तो फिर चल जाना डेथ की ओर, और फिर वहां से भी कम पड़ रहा हो तो आखिरी में इशू करना शेयर। ये पैकिंग ऑर्डर थ्योरी, ऑर्डर दे दिया उन्होंने किस ऑर्डर में आपको पैसा मार्केट से उठाना है। एजेंसी कॉस्ट कहती है कि ओनर यानी शेयर होल्डर्स और मैनेजर्स के बीच में हमेशा एक कॉन्फ्लिक्ट होता है कि शेयर होल्डर्स चाहते हैं डिविडेंड और मैनेजर चाह रहा है प्रॉफिट फर्म का, दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट है। ठीक। इसलिए सोच समझ के डेथ का यूज करना ताकि दोनों जो है वो उनका दोनों का कॉन्फ्लिक्ट जो है वो बैलेंस आउट हो जाए। सिग्नलिंग थ्योरी कह रही है कि जब भी आप कोई फाइनेंशियल डिसीजन लेते हो तो उसका असर जो है, अच्छा बुरा जो भी होगा, वो मार्केट में दिखने लगता है आपको, और वहां से आपको समझ में आता है कि आपका डिसीजन जो है वो राइट डायरेक्शन में जा भी रहा है या नहीं जा रहा। तो ये कुछ मॉडर्न थ्योरी से 4 नाम है, इनको देख लीजिए। कुछ छूटेगा तो एक लास्ट में लेक्चर और बना दूंगा एग्जामिनेशन के पहले, जहां पर हम यहाँ पर जो छोटा छोटा छूट रहा होगा कहीं भी, उनको टॉपिक्स को भी हम वहां कवर कर देंगे। तो अभी इसमें तो इतना ही, आगे बढ़ते हैं। यही थ्योरी यहाँ पर लिखी हुई है। ठीक। पहली थ्योरी ड्यूरेंट ने दी 1952 में, रेलेवेंसी थ्योरी है। उसने बोल दिया कि डेथ का यूज फर्म के ओवरऑल कॉस्ट को कम करता है, फर्म की वैल्यू बढ़ती है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा एजम्पशन पर कि एनआई अप्रोच में टैक्स वगैरह की बातें नहीं चल रही थी, जैसे मैंने तब भी कहा था। जितनी कैपिटल रिक्वायरमेंट पहले थी अभी भी उतनी है, यही माना जा रहा है। कॉस्ट ऑफ डेप्थ हमेशा सस्ता होता है कॉस्ट ऑफ इक्विटी से। ठीक। और डेथ के इशू करने से जो हमारा इन्वेस्टर है, कौन इन्वेस्टर है, शेयर होल्डर, उसको कोई घबराहट नहीं हो रही। ध्यान दो, हमने एनओआई में कहा ना कि उनको घबराहट हो रही है कि उनका रिस्क बढ़ रहा है। पहली थ्योरी में हम ये मान के चलते हैं कि उनको उनको कोई घबराहट नहीं हो, वो कहते हैं हाँ ठीक है डेथ से पैसा ले लो, कोई दिक्कत नहीं, अच्छी बात है, हमारा ही फायदा, उसमें ईपीएस बढ़ेगा, वैल्यू ऑफ द फर्म बढ़ेगी। तो ये पहली थ्योरी थी आपकी। फॉर्मूला वगैरह जो है एग्जामिनेशन में आ सकता है, उसको आप ध्यान से एक बार देख लीजिएगा। आखिरी में एक बार न्यूमेरिकल करवा दूंगा अगर आप चाहते हो तो ये फॉर्मूला आपको समझ में भी अच्छे से आ जाएगा। दूसरी थ्योरी ड्यूरेंट ने ही दी, इररेलेवेंट था मामला। वो कहता है कि भैया कोई फर्क नहीं पड़ता, डेथ कितना भी रखो फर्म की वैल्यू पर फर्क पड़ने वाला नहीं है। थ्योरी में अभी भी कॉर्पोरेट टैक्सेस नहीं थे। थ्योरी में उसने कहा कि हम फर्म की वैल्यू जो है वो अर्निंग से डिसाइड करने वाले होते हैं। कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो यथावत पहले था अभी भी रहेगा वही, डेथ इशू करने से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ठीक है। कॉस्ट ऑफ डेथ भी कांस्टेंट है, जितना पहले आप मार्केट से पैसा उठाते थे डेथ के नाम पर जिस ब्याज की दर पर, अभी भी वही रहेगा। पर उसने कहा कि डेथ बढ़ाने से ना शेयर होल्डर्स की रिस्क जो है ना वो बढ़ जाएगी, जिससे उनकी एक्सपेक्टेशन बढ़ेगी और उनकी कॉस्ट जो होगी इक्विटी की एक्सपेक्टेड कॉस्ट वो बढ़ जाएगी। तो अगर इक्विटी की एक्सपेक्टेड कॉस्ट बढ़ रही है, दूसरे एंड पे आपको कॉस्ट ऑफ डेथ सस्ता मिल रहा है, तो फर्क तो कुछ पड़ा नहीं। इसके सस्ते होने ने उसको महंगा कर दिया। तो के जो है और केडी जो है वो एक दूसरे को ऑफसेट कर दे रहे हैं, यानी न्यूट्रलाइज कर दे रहे हैं, एक बेनिफिट दूसरा घाटा। ठीक है। वैल्यू ऑफ द फर्म का फॉर्मूला यहाँ पर ये रहा, ईबीआईटी यानी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, जिसमें से सारी बातें चलने वाली है, ऊपर अपॉन में ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो फॉर्मूला याद कर लीजिएगा, न्यूमेरिकल आप जब चाहोगे मैं इसमें आपको करवा दूंगा। तीसरी अप्रोच ट्रेडिशनल थी, मैंने कहा था मिक्स है दोनों अप्रोच का। पर थ्योरी कैसी है, रेलेवेंट है। उसने कहा ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल शुरुआत में कम होती जाती है डेथ बढ़ाने से एक लिमिट तक, उसके बाद मिनिमम भी हो जाएगी। पर अगर आप अभी भी नहीं माने और डेथ बढ़ाते जाओगे तो फिर वापस से आपकी डब्ल्यूएसीसी बढ़ेगी। असम्पशन में उसने कहा कि भैया आप मार्केट से पैसा उठाते वक्त ध्यान रखना कि आपके पास दो ही ऑप्शन है, या तो आप डेथ के थ्रू पैसा उठा सकते हो या तो आप इक्विटी से पैसा उठा सकते हो। ध्यान देना कि शेयर होल्डर्स को पूरा पैसा बांटने की बातें चल रही है यहाँ पर, यानी जो रेसिडुअल इनकम बचेगी वो पूरा की पूरा इन टर्म्स ऑफ डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा शेयर होल्डर्स में। ये अजम्पशन लेके चलना इंपॉर्टेंट है। फर्म की टोटल एसेट वही रहेगी, फर्म की फाइनेंसिंग वही रहेगी, फर्म जिस रेट से पैसा जितना प्रॉफिट जनरेट कर रहा है, अर्निंग जितनी जनरेट कर रहा है वो भी उतनी ही मान के चलो, आजकल में ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है।
फर्म का बिजनेस रिस्क भी वही रहेगा। बिजनेस रिस्क का मतलब किसी भी टाइप की फर्म की एक्टिविटी जो बिजनेस को रिस्क में लेके आए, यानी ऑपरेटिंग रिस्क की बात कर रहा हूँ मैं। फर्म जो है वो परपेचुअल लाइफ लेके बैठी, यानी फर्म अभी रिसेंट फ्यूचर में बंद नहीं होगी, लंबा चलेगी। और इन्वेस्टर्स यानी शेयर होल्डर जो है वो पागल नहीं है, वो रैशनल है, वो सोच समझ के पैसा लगाते हैं, उनको पता है कब नफा और कब नुकसान होने वाला है। तो ये अजम्पशन इंपॉर्टेंट है, आप इनको एक बार देख लीजिएगा। मोदी गिलानी मिलर अप्रोच देखा अपन ने, डेट था 1958। टॉपिक जनरली इसको बोलते हैं इररेलेवेंट थ्योरी। उसने कहा फर्म की वैल्यू पर इसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। किसका फर्क नहीं पड़ने वाला? डेथ के यूज का। उसने कहा कि भैया फर्म की वैल्यू बढ़ती है ग्रोथ प्रोस्पेक्ट से। अगर फर्म जो है पैसों का सही यूटिलाइजेशन करे, ग्रो करेगा, तो फर्म की वैल्यू बढ़ेगी, ठीक है। हायर ग्रोथ नीड्स टू हायर मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर। उसने कहा मार्केट परफेक्ट है इन टर्म्स ऑफ कैपिटल मार्केट, मतलब तुम चाहो तो डेट से पैसा लो, तुम चाहो तो इक्विटी से लो, कोई दिक्कत नहीं, पैसा दोनों तरीके से मार्केट में अवेलेबल है, आपको दोनों तरीके से मिल सकता है। हाँ, ये बात उसने कही कि तुम्हारे जेब में खुद के पास पैसा नहीं है, कोई रिटेन अर्निंग नहीं है। रिटेन अर्निंग का मतलब आपके ने फ्यूचर जो प्रीवियस ईयर्स के प्रॉफिट जनरेट कर रहे थे सरप्लस के नाम पर, उसमें से आपने सारा की सारा पैसा बांट दिया है डिविडेंड के रूप में। आपके पास होल्डिंग में अभी कुछ पैसा अवेलेबल नहीं है अपने पास, दैट इज कॉल्ड रिटेन्ड अर्निंग। तो कंपनी के पास कोई रिटेन्ड अर्निंग नहीं है। कॉर्पोरेट टैक्स इररिलेवेंसी थ्योरी में तो नहीं था, ठीक। इन्वेस्टर्स अभी भी यानी शेयर होल्डर्स जो है वो सोच समझ के डिसीजन लेंगे। डिविडेंड हम पूरा की पूरा बांटने की बात कर रहे हैं, 100% उनको खुश करने के लिए, ठीक। और बिजनेस रिस्क भी जो था जैसा पहले था वैसे ही है। वैल्यू ऑफ द फर्म में थोड़ा सा चेंज हुआ, इतना सेक्शन। पहले ईबीआईटी अपॉन ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल था, अब ईबीआईटी 1 - टी का मतलब होता है टैक्स रेट, ठीक। इतना फॉर्मूला चेंज हुआ है, बाकी फॉर्मूला एज इट इज है। न्यूमेरिकल क्वेश्चन आप चाहोगे तो उस पर करवा दूंगा, तो आपको फॉर्मूले भी समझ में आ जाएंगे अच्छे से और याद भी हो जाएंगे। तो ये था मोदी गिलानी मिलर अप्रोच आपके कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरी का। तो इतना तो जो था ये था आपका पूरा कैपिटल स्ट्रक्चर, ठीक। आगे बढ़ते हैं और चलते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे। पहले पानी पी ले जाए। चलिए देखते हैं अगला टॉपिक, ठीक। तो आ रही है बात कॉस्ट ऑफ कैपिटल की। देखिए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से फिर से इंपॉर्टेंट, यहां से न्यूमेरिकल आया है एक बार पीएससी में, ठीक है। छोटा सा था पर आया है, और वो फिर से कह रहा हूं वो उसी में आया था, टैक्स वाले पेपर में। एपी में नहीं दिखा मुझे इतना, ठीक है, जहां तक मुझे याद है, ठीक है, पर आया था, मैंने किए थे इनको, ठीक है। तो क्या होता है कॉस्ट ऑफ कैपिटल? बहुत सिंपल सरल भाषा में बोलूं तो जो पैसा हम मार्केट से उठा रहे हैं, जो कैपिटल हम मार्केट से उठा रहे हैं, वो फ्री में नहीं मिल रही है। चाहे वो शेयर से पैसा लूं, चाहे वो डिबेंचर से पैसा लूं, चाहे वो लोन लूं, लोन पे मुझे देना पड़ेगा ब्याज, डिबेंचर पे मुझे देना पड़ेगा ब्याज। शेयर होल्डर्स चाहे प्रेफरेंशियल हो या इक्विटी हो, वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं डिविडेंड। तो ये जो ब्याज और डिविडेंड जो वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं या देना पड़ रहा है, और इन चीजों से पैसा लेने के लिए जो भी मुझे चार्जेस लग रहे हैं मार्केट से, लीगल चार्जेस, फ्लोटिंग चार्जेस, ये सब कहलाया इस कैपिटल की कॉस्ट, ठीक। आई होप क्लियर हुआ होगा आपको, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल का मतलब कॉस्ट ऑफ अक्वायरिंग फंड। इस कॉस्ट ऑफ कैपिटल को हम इस नाम से भी बुलाते हैं, कट ऑफ रेट, टारगेट रेट, हर्डल रेट, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। क्यों कहा ऐसा? देखो, मैंने अगर 10% के रेट से डिबेंचर इशू करे, यानी मैं ब्याज भरूंगा 10% और पैसा लेता हूं उनसे, तो उनसे पैसा लेकर अगर मैंने 10% ही कमाया, 10% मुझे रिटर्न मिला, आई रिपीट, डिबेंचर से मैंने पैसा लिया, पैसा अपने बिजनेस में लगाया, उस पैसों ने मुझे रिटर्न जनरेट करके दिया, और वो रिटर्न 10% ही है। तो ये 10% तो पूरा की पूरा ब्याज देने में चला जाएगा, मेरे हाथ में क्या बचेगा, ठीक। तो कहने का मतलब क्या हो रहा है कि मुझे कम से कम
10% तो कमाना ही पड़ेगा ताकि मैं कॉस्ट निकाल पाऊं। इसी को नाम दिया तुमने रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। कितने परसेंट? अपने एग्जांपल में 10% मेरी रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है, यानी 10% मेरी कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, या 10% वो रोड़ा है, हर्डल है, जो मुझे क्रॉस करना ही पड़ेगा, उसके बाद ही मेरे को मेरा एक्स्ट्रा रिटर्न मिलेगा जो मेरा प्रॉफिट होगा। ठीक, या यही मेरा टारगेट है कि भैया 10% तो निकालना ही निकालना है, उसके बाद अगर ऊपर निकल जाएगा तो मेरा बेनिफिट, ठीक है। या यही वो कट ऑफ रेट है जिसके बियॉन्ड जाकर मेरी अर्निंग होने वाली है, यहां तक तो मुझे डिविडेंड और इंटरेस्ट देने में पैसा लगने वाला है। ठीक, तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल को आपने क्या नाम दिया? कॉस्ट ऑफ कैपिटल को आपने इन सारे नामों से बुलाया है, याद कर लीजिएगा। कट ऑफ रेट, टारगेट रेट, हर्डल रेट और रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। ठीक, तो यह लिखा हुआ है कि वो रेट जो एक फर्म को जनरेट करना पड़ेगा उसके इन्वेस्टमेंट पे, ठीक, ताकि मार्केट में उसकी फर्म की वैल्यू बनी रहे और आगे फ्यूचर में अगर वो पैसा जनरेट करना चाहता है तो उसको और फ्यूचर में पैसा मार्केट से मिले। अगर मैं 10% डिविडेंड नहीं, सॉरी 10% ब्याज नहीं दे पा रहा हूं, तो क्या मुझे बाद में फिर से डिबेंचर होल्डर पैसा देंगे? आंसर नहीं होगा। ठीक, तो मुझे उतना देना पड़ेगा सस्टेन करने के लिए। ठीक, अब ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है वो एक्चुअली में कॉस्ट नहीं है, वो टारगेट रेट है जो हमें क्रॉस करना है, वो मिनिमम रेट है जो हमें क्रॉस करना है। ठीक, एक चीज यहां पर और है, वो ये है कि रिस्क कितना होगा। रिस्क तीन टाइप के होते हैं, एक होता है बिना रिस्क, रिस्क फ्री, और एक होता है रिस्क प्रीमियम। मतलब अगर आप ज्यादा रिस्क ले रहे हो उसको हम नाम देंगे रिस्क प्रीमियम, अगर आपने रिस्क कम लिया उसको नाम दिया रिस्क फ्री। तो इसको मैं समझा दूंगा जब रिस्क का टॉपिक आएगा। ठीक, फिलहाल के लिए हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, क्योंकि कॉस्ट की बात हो रही है तो कॉस्ट को हम इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से, अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, फाइनेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से समझ लेते हैं। कॉस्ट, एक तरफ से कॉस्ट होती है एक्सप्लिसिट, एक तरफ कॉस्ट होती है इम्प्लिसिट। एक्सप्लिसिट का मतलब जो साफ साफ दिख रहा है, जिसको हम देख रहे हैं, इसको नाम देते हैं आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट। ठीक है, यानी मुझे 10% इंटरेस्ट देना है तो देना है, जाएगा पैसा, आउटफ्लो होगा कैश का, तो ये हो गया आपका एक्सप्लिसिट कॉस्ट। इम्प्लिसिट कॉस्ट क्या है? इम्प्लिसिट कॉस्ट का मतलब होता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मतलब क्या? मैंने पैसा उठाया 100 रुपए, प्रोजेक्ट ए में लगाऊंगा, मुझे 12% का रिटर्न मिलेगा। प्रोजेक्ट बी में लगाऊंगा, मुझे 14% का रिटर्न मिलेगा। किसी रीजन से मैंने प्रोजेक्ट ए चूज किया तो मैंने क्या खोया? 14%। या वाइसा वर्सा, मैंने 14% चूज किया तो क्या खोया? 12%। ये कहलाया मेरा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो जो नुकसान हो रहा है मुझे सेकंड बेस्ट अल्टरनेटिव नहीं चूज करने से, दैट इज कॉल्ड योर इम्प्लिसिट कॉस्ट या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है, एक तरीका ये भी है एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट। हम फाइनेंस में ये वर्ड बहुत यूज करने वाले, वेटेड एवरेज कॉस्ट। ठीक है, क्यों करने वाले हैं वेटेड एवरेज कॉस्ट, उसको एक बार हम यहां देख लेते हैं। चलिए देखिए, कॉस्ट ऑफ डेथ केडी, कॉस्ट ऑफ इक्विटी केई, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंशियल शेयर्स केपी, कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग केआर। यही चार सोर्सेस है आपके फाइनेंस के। मैं इन चार सोर्सेस से पैसा उठाने की सोच रहा हूं किससे पहले लूं किससे बाद में लूं। डिसीजन मैंने अपने लिए हुए है अपने बेसिस पर कि कैपिटल स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए। तो सपोज कर लो मैंने कहा कि सबसे पहले मैं डिबेंचर इशू करूंगा, ये मेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और प्रायोरिटी पर है। इसको सबसे ज्यादा मैंने क्या दिया है? इसको दिया है मैंने सबसे ज्यादा वेट। क्या दिया है? डब्ल्यू का मतलब
वेट, वेट मतलब यहां पर इंपॉर्टेंस से है, तो मैंने सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस इसको दिया, 1 मान लिया इसको। फिर मैंने कहा अब उठाते हैं अपन प्रेफरेंशियल शेयर से पैसा, इसको मैंने वेट दिया, फिर इक्विटी ले लिया, फिर रिटर्न अर्निंग ले ली। ठीक, तो मैंने क्या किया, मैंने जो हम स्टैटिस्टिक्स में करते थे वेटेड मीन निकालने के लिए, वैसा कुछ किया हुआ है मैंने यहाँ पे। ठीक, मैंने कहा कि ये मेरी सबसे पहली प्रायोरिटी पे वेट इनटू केडी, ये मेरी सेकंड प्रायोरिटी पे वेट इनटू केपी, ये थर्ड प्रायोरिटी पे वेट इनटू केई, और ये लास्ट प्रायोरिटी पे वेट इनटू केआर। इन सब का मैं समेशन कर लेता हूं, तो इसको मैं नाम देता हूं WACC, यानी वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ये मेरा वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल जिसकी बात हम हर बार कर रहे हैं। ठीक, और यही चीज यहां पर लिखी होगी। चलते हैं वापस से हम हमारे स्लाइड पर। देखिए, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल फ्रॉम ऑल सोर्सेस, इक्विटी, डेथ, प्रेफरेंशियल या रिटर्न अर्निंग। ठीक, एक टर्म है मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट का मतलब होता है एक्स्ट्रा। ठीक, मार्जिन का मतलब एक्स्ट्रा, यहाँ पे कॉस्ट लिखा है, तो मार्जिनल कॉस्ट किसके लिए, कैपिटल के लिए। तो एक्स्ट्रा कैपिटल अगर मुझे चाहिए तो मुझे कितना एक्स्ट्रा कॉस्ट लगेगा, ये कहलाया मार्जिनल कॉस्ट। एक्स्ट्रा कैपिटल रेस करने के लिए एक्स्ट्रा कितनी कॉस्ट लगेगी। एक तरीका ये वाला भी है, हिस्टोरिकल और फ्यूचर कॉस्ट। हिस्टोरिकल कॉस्ट वो कॉस्ट जो ऑलरेडी आपका खर्चा हो चुका है, बुक्स ऑफ अकाउंट में दिख रहा होगा। फ्यूचर कॉस्ट वो एस्टिमेशन जो फ्यूचर में आपको आपके नए प्रपोज प्रोजेक्ट्स में आप सोच रहे हो इन्वेस्टमेंट कर करने का। ठीक है, तो ये हो गया आपका फ्यूचर कॉस्ट। तो यहां पर मैंने क्लियर कर दिया है आपको कि कॉस्ट को हम कैसे बाइफर्केट करते हैं अलग अलग नजरिए से। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले स्लाइड पर। जो हम अभी पढ़ रहे थे पीछे, के डी, के ई, के आर, के पी, वही यहां पर लिखा हुआ है। स्टार्ट करते हैं केडी से। कॉस्ट ऑफ डिबेंचर को मैं डिनोट करूंगा केडी से। बेनिफिट ये है कि डिबेंचर इश्यू करना सबसे सस्ता पड़ता है और टैक्स का बेनिफिट मिलता है। ठीक, इसी से बन रही है थ्योरीज, वो रेलेवेंस और इररेलेवेंस वाली। ठीक, हमने कहा प्रेफरेंशियल शेयर्स की बात बताऊं, तो प्रेफरेंशियल शेयर्स पे बात आई केपी। प्रेफरेंशियल शेयर्स के अपने बेनिफिट्स, बेनिफिट ये कि फिक्स डिविडेंड देना है। ठीक, और इतना रिस्क नहीं है कंपेयर टू इक्विटी। तुमने कहा इक्विटी क्या था फिर, तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी यानी के सबसे ज्यादा खर्चीला तरीका मार्केट से पैसे उठाने का, क्योंकि इसमें फ्लोटेशन कॉस्ट लगता है इशू करने का। ठीक, टैक्स का कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा जैसे डिबेंचर में मिलता था, और फिर नफा नुकसान इक्विटी शेयर होल्डर्स ही उठाते हैं, इसलिए इनकी रिस्क ज्यादा है। तुमने कहा एक आखिरी बच गया है, क्या है, तो मैंने कहा उसे कहते हैं कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग। रिटेन्ड अर्निंग मतलब आपने पैसा इक्विटी शेयर होल्डर्स को नहीं बांटा, आपने पैसा अपने पास होल्ड कर लिया कंपनी में। आपने कहा दैट इज माय रिटेन्ड अर्निंग, अर्निंग्स को रोक लिया। तो रिटेन्ड अर्निंग की कॉस्ट क्या है भाई, तो रिटेन्ड अर्निंग की कॉस्ट ये कि पैसा किसका रोका, हमने कहा हमने शेयर होल्डर का पैसा रोक लिया। पैसा मतलब क्या, डिविडेंड रोक दिया। तो शेयर होल्डर को डिविडेंड देने के बजाय हमने उनसे कहा भाई तुमको डिविडेंड नहीं देंगे, यही पैसा तुम्हारा हम कंपनी में लगा रहे हैं ताकि कंपनी एक्सपैंड हो। ठीक है, तो मना लिया उनको आपने जिस भी तरह से मनाना था, पर उसकी भी तो कॉस्ट है। कॉस्ट क्या, कॉस्ट ये कि वो कहते हैं शेयर होल्डर ठीक है साहब हमारे पैसों को यूज कर लो कोई दिक्कत नहीं है, पर देखो हमारे शेयर की वैल्यू फ्यूचर में बढ़ा बढ़ा देना भाई, बढ़नी चाहिए। तो उनका जो एक्सपेक्टेशन है ना कि भैया हमारी शेयर की वैल्यू बढ़े, हमको आगे और एक्स्ट्रा डिविडेंड मिले, वही कहलाएगा हमारा कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग, यानी उससे कहते हैं हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, जो मैंने अभी कहा। ठीक है, जो बंदा चाह रहा है मन में उसकी। ठीक, तो ये आपकी 4 कॉस्ट होती हैं। चारों कॉस्ट को जब मैं ऐड कर लूंगा वेट के साथ, तो वो बन जाएगा वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ठीक है, शॉर्ट में कहते हैं WACC। ठीक, तो ये मैंने आपको समझाया भी था अभी। आते हैं मुद्दे पर। सबसे पहले निकालते हैं कॉस्ट ऑफ इक्विटी क्या है। देखो यहां पर फॉर्मूला
और हो सकता है छोटा, न्यूमेरिकल आए। ठीक, तो न्यूमेरिकल के लिए आप मुझे कमेंट में लिख दीजिएगा, मैं आपको न्यूमेरिकल करवा दूंगा। छोटे छोटे 2-3 लाइन के न्यूमेरिकल आगे बड़े नहीं आ सकते, ठीक है, पर फिर भी आते हैं। एक क्वेश्चन बन सकता है, 15 में से एक क्वेश्चन बन जाएगा। तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी क्या है? कॉस्ट ऑफ इक्विटी, जो इक्विटी शेयर होल्डर चाह रहा है मुझे इतना तो रिटर्न मिले, इतना तो डिविडेंड मिले, मेरी शेयर की वैल्यू इतनी तो हो जाए, वो कहलाएगा कॉस्ट ऑफ इक्विटी। अब कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालने के आपके अलग अलग तरीके हैं यहाँ पर। एक तरीका तो है ये है कि आप कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकाल दो डिविडेंड प्राइस के ऊपर। कैसे? जैसे यहाँ लिखा कॉस्ट ऑफ इक्विटी के क्या होता है, तुमने कितना पैसा इक्विटी शेयर होल्डर से लिया, यानी नेट प्रोसीड। प्रोसीड मतलब कितना पैसा रेज किया, फंड कितना इकट्ठा किया उनसे, और बदले में उसी पैसों पर आप कितना उनको डिविडेंड दे रहे हो। तो सपोज मैंने उनसे 100 रुपए लिए और उनको डिविडेंड दिया मैंने 5 रुपए, 100 पे 5 दे रहा हूं, कितने परसेंट दिए? आंसर आया 5%। तो मेरा कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितनी आई? 5%। क्लियर, सिंपल। ठीक, तो डिविडेंड अपॉन नेट प्रोसीड इंटू 100, ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, बहुत जगह काम में आएगा, ध्यान रखना। दूसरा, उसने कहा डिविडेंड के साथ इक्विटी शेयर होल्डर ये भी चाह रहा है कि उसकी शेयर की वैल्यू बढ़े, यानी ग्रोथ हो। तो हमने कहा ठीक है, हम ये वेरिएबल भी साथ में रख लेते हैं। तो डिविडेंड अपॉन नेट प्रोसीड तो है ही है, साथ में ऐड कर लिया ग्रोथ फैक्टर भी। ठीक, आप इंटू 100 कर सकते हो अगर आपको परसेंट में निकालना है तो यहां पे कॉस्ट ऑफ इक्विटी क्या हो जाएगी? डी अपॉन एनपी इंटू 100 प्लस जी। ठीक है, इस मेथड से भी निकाल सकते हैं। अगर बोलेगा डिविडेंड प्राइस ग्रोथ अप्रोच लगाओ तो लगा देंगे भैया। डेटा कुछ ऐसा देगा जिसमें ये सब डेटा फीड, मतलब क्वेश्चन कुछ ऐसा देगा जिसमें ये सब डेटा फीड हो, तो हम ये वाली टेक्निक लगा लेंगे। तीसरी मेथड उसी की होती है, अर्निंग प्राइस। अर्निंग से बताओ, अर्निंग और डिविडेंड में क्या अंतर? डिविडेंड जो है उसको मैं कहता हूं डिवाइड द एंड। एंड मतलब आखिरी का जो प्रॉफिट बचा है उसी को तो बांटना है आपको डिविडेंड के रूप में, तो वो कहलाएगा, मतलब उसी को बांटना, डिवाइड करना है, वो कहलाएगा डिविडेंड। और अर्निंग क्या होती है? अर्निंग होती है 10 का शेयर 15 हो गया, तो कितने की अर्निंग हुई? +5 की। ठीक, तब होगी जब ये शेयर आप मार्केट में क्या करोगे? सेल करोगे, जब भी करोगे। तो डिविडेंड के नाम पर 2 अप्रोच और अर्निंग के नाम पर भी अपने यहां पर, आपके यहां अप्रोच है। तो अगर अर्निंग के नाम पर निकालोगे तो डी को हटा दो, क्या रख दो उसके बदले यहाँ पर ई, अर्निंग अपॉन नेट प्रॉफिट इनटू 100, तो आपको अर्निंग प्राइस भी मिल जाएगी शेयर की। और एक है आपकी रियलाइज्ड यील्ड वैल्यू। रियलाइज यील्ड वैल्यू क्या कह रही है? द बेस ऑफ रिटर्न एक्चुअली रियलाइज बाय द इन्वेस्टर। देखो वही वर्ड आया है यहाँ पे, पीवी फैक्टर। डिविडेंड मिल रहा है तुमको फ्यूचर में, पर उस फ्यूचर में मिलने वाले डिविडेंड की आज प्रेजेंट में क्या वैल्यू है, ये भी तो पता करना है। क्योंकि आपको पता है कि मिलता हुआ पैसा फ्यूचर में अपनी वर्थ खो देगा, तो हम निकाल देंगे कि डिविडेंड की आज की वैल्यू क्या है, यानी पीवी फैक्टर लगा देंगे। तो ये 4 तरीके से आप निकाल सकते हो कॉस्ट ऑफ इक्विटी। ऐसे ही निकाल सकते हो कॉस्ट ऑफ डेट, ये न्यूमेरिकल आया था, कॉस्ट ऑफ डेट का न्यूमेरिकल आया था। देखिए 2 तरीके होते हैं। एक तरीका तो क्या है, या तो आप फॉर्मूला याद कर लो और उसमें वैल्यूज पुट कर लो, और दूसरा तरीका आपको बेसिक स्ट्रक्चर आता हो कि कैसे, कौन सा पेमेंट किसको पहले देना है, किसको बाद में देना होता है। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ डेथ निकालने का तरीका क्या हुआ? कॉस्ट ऑफ डेथ निकालने के लिए आप एक काम करो, द आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ लॉन्ग टर्म फंड थ्रू बोरिंग कैसे निकालोगे? कॉस्ट ऑफ डेथ निकालने का तरीका, इंटरेस्ट, क्योंकि इंटरेस्ट दोगे आप नेट प्रोसीड पर। सिर्फ प्रोसीड का मतलब आपने डिबेंचर से पैसा लिया, 100 रुपए लिया, इनको दे रहे हो आप 10 रुपए इंटरेस्ट। तो ये तो तुम्हारा हो गया सिंपल सा कैलकुलेशन। पर तुमको ये पता है कि भैया डेथ पर अगर मैं 10 रुपए भर रहा हूं, 100 रुपए लेकर 10 रुपए दे रहा हूं उनको इंटरेस्ट, तो कॉस्ट ऑफ डेथ कितना हुआ? 10%। पर ये भी तो मानो कि डेथ इशू करने से आपको एक बेनिफिट मिलने वाला है, वो मिलने वाला है टैक्स का बेनिफिट। तो अगर आपको टैक्स का बेनिफिट 3% मिल जाता है, 3% कम टैक्स देना पड़ रहा है, तो एक्चुअली आपकी डेथ की कॉस्ट कितनी पड़ी आपको? 7%।
यही यहां पर लिखा हुआ है इस पूरे फॉर्मूले में कि आपको टैक्स को कंसीडर करते हुए निकालना पड़ेगा कॉस्ट ऑफ डेथ। तो सिर्फ अगर इतना लिख रहे हो तो ये एक्चुअल कॉस्ट ऑफ डेथ नहीं है, आपको इसमें से 1 - t करना पड़ेगा। ठीक, 1 - t का अगर मैं इसको इसको ओपन करता हूं ना 1 - t करके, तो ये ऐसा होगा I - IT। ठीक, यानी इंटरेस्ट में से जो टैक्स डिडक्टेबल इंटरेस्ट है उसको उठा लो 3%। तो 10% में से 3% हटा लिया, तो वो नेट मुझे जो टैक्स भरना है, जो कॉस्ट पड़ रही है डेथ की, वो कितनी पड़ रही है? 7%। वही मैंने यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, अगर डेथ आपका परपेचुअल है, रिडीमेबल है, तो उसके लिए फॉर्मूला ये है। चांसेस बहुत कम है आने के, पर इसके चांसेस तो बहुत ज्यादा है आने के, इसको तो आप कर ही लीजिएगा याद। ठीक है, समझा भी मैंने दिया है, न्यूमेरिकल में आपको करवा दूंगा। ऐसे ही होता है कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंशियल शेयर्स। कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंशियल शेयर्स में वही नेट प्रोसीड, आपने प्रेफरेंशियल शेयर से कितना पैसा उठाया, अगेंस्ट में उनको कितना डिविडेंड दिया, उनको डिविडेंड दिया 7%, तो 100 पे 7 रुपए दिए, कितने परसेंट? 7%। तो 7% आया उनका कॉस्ट। और लास्टली होता है कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग। आपने जो पैसा रोक लिया इक्विटी शेयर होल्डर का, डिविडेंड देने के बजाय खुद अपने पास रोक लिया, उसकी कॉस्ट क्या है? तो उसकी कॉस्ट लिखी हुई है यहां पर कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी 1 - टैक्स 1 - बी। ठीक, ये फॉर्मूला याद कर लीजिएगा, आ सकता है। और जैसे मैंने तब भी कहा पहले की स्लाइड में कि WACC निकालना है, तो WACC को जो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल है उसको हमने डिनोट किया ओ से। तो KO मतलब ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल को हम WACC कहते हैं, क्योंकि वेट का यूज करते साथ में। तो डेबेंचर का कॉस्ट इंटू वेट, प्रेफरेंशियल का कॉस्ट इंटू प्रेफरेंशियल वेट, इक्विटी का कॉस्ट इंटू इक्विटी वेट, और रिटर्न अर्निंग कॉस्ट इंटू रिटेन अर्निंग का वेट, सबका समेशन कर लो, आपको ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल मिल जाएगा। ठीक, तो यहां तक तो चलिए आपकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल की बात। ठीक, और यहाँ आपका टॉपिक भी कंप्लीट होता है। सब कुछ न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट है। कृपया करके इसको अच्छे से तैयार कीजिएगा। लास्ट टॉपिक पे चलते हैं।